हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अपना ख्याल रख रहे हैं आई होप। और बच्चों पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिएगा। पिछली कक्षा में बच्चों आपके क्लास में मैंने आपको उपसर्ग, प्रत्यय और समास वाला पाठ, जो पार्ट 4 है आपकी हिंदी 1 की बुक का, वो किया था। हम इस क्लास से पहले आपको उपसर्ग और प्रत्यय करवा चुके हैं। समास का भी एक भाग हमने आपको पहले करा दिया है, वो है अव्ययभाव समास। आज हम आपको दूसरा समास लेंगे जो कि तत्पुरुष समास है बच्चों। ये भी हमने पिछली कक्षा में आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दिया था, शुरू करा दिया था। आज मैं इसको अच्छे से आपको समझा देती हूँ। तत्पुरुष समास में समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है। हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि 2 पदों के मेल से समास बनता है। पद यानी कि शब्द, उत्तर पद जो बाद में शब्द होता है वो, और जो पूर्व पद है जो पहला वाला पद होता है, पहला शब्द होता है। तो इस समास में उत्तर पद यानी कि बाद वाला प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच में सभी विभक्तियां तथा कारक चिन्हों का लेप हो जाता है। आपको पहले क्लासों में आपने कारक पढ़ा होगा, तो वे कारक आप सब अच्छे से जानते हैं, जिसमें कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। जो ये कारक है वो इनके बीच में जो होता है वो लोप हो जाता है। इसी प्रकार मैंने आपको इसका उदाहरण भी दिया था। जैसे अगर हम बोलते हैं देश के लिए भक्ति, तो के लिए जो विभक्ति है वो हट जाती है, शब्द बन जाता है देशभक्ति। रसोई के लिए घर, इस शब्द इसमें के लिए हट जाएगा और शब्द बन जाएगा रसोई घर। इस तत्पुरुष समास के विभिन्न भेद होते हैं और ये भेद आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें है कर्म तत्पुरुष समास, जिसमें क बीच में लगा होगा जिसका लोप हो जाता है। करण तत्पुरुष समास, उसमें से के द्वारा ये होता है। संप्रदान तत्पुरुष कारक में के लिए होता है। अपदान में जो विभक्ति होती है वे से होता है, जो कि करण कारक से इसलिए अलग होता है कि करण कारण में जो से होता है वो आपको साधन बताता है, और अपदान में जो से होता है वो अलग होना बताता है। इसके बाद संबंध कारक में का, के, की, और अधिकरण कारक में से पर विभक्ति होती है। आप ये विभक्तियों को भली प्रकार जानते हैं, इसलिए ज़्यादा समझाने की शायद ज़रूरत नहीं है। तो इन विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो बच्चों ये है आपका तत्पुरुष समास, जो कि हमने आपको आज पिछली बार करवाया था, आज भी हमने दोबारा करा दिया है। इसके बाद हम दूसरा समास लेते हैं। ये कुछ तत्पुरुष समास के यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं जो आपकी पुस्तक में नहीं दिए गए हैं, ये हम फिर भी आपको बता देते हैं। नत्र तत्पुरुष समास, जिस समास में पहला पद निषेधात्मक, जिसको हम नेगेटिव कहते हैं, निषेधात्मक हो, उसे नत्र तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें अ लग जाता है, जैसे असभ्य, असभ्य, जो सभ्य नहीं हो, अच्छा नहीं हो, जो शिष्ट ना हो, उसे अ लगा देंगे तो असभ्य। आदि का अनादि, और अनंत ना अंत, जिसका अंत ना हो। तो ये सब जो है आपका नत्र तत्पुरुष समास है, जिसके आगे आपका निषेधात्मक वर्ण शब्द अक्षर लगा होता है। इसके बाद हम आगे जाते हैं बच्चों, ये आपकी पुस्तक में नहीं है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं कर्मधारय समास में। इस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण, विशेष्व अथवा उपमान और उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। अगर हम इसको और अच्छे से आपको समझाना चाहें तो वो इस प्रकार है कि कर्मधारय समास में जो पूर्व पद और उत्तर पद 2 शब्द होते हैं, दोनों में विशेषण और विशेष्य, आप पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, विशेषण भी और विशेष्य। जो विशेषण, जो शब्द विशेषता बताए वो विशेषण, और जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है, अर्थात इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा विशेष होता है बच्चों। यहाँ पर जैसे हम आपकी पुस्तक में अगर हम उदाहरण देखते हैं, तो जैसे नीलकमल, नीला है कमल जो, उसमें आपको और उदाहरण यहाँ दिया गया है। जैसे देह लता, देह रूपी लता, नीलकमल मैंने अभी बताया, सज्जन, सतजन।
आपकी पुस्तक में और उदाहरण दिए गए हैं, जैसे लाल टोपी, लाल है टोपी जो, मालगाड़ी, माल लाने वाली गाड़ी। और आप अपनी पुस्तक से अन्य उदाहरण भी इसके देख सकते हैं। तो कर्मधारय समास में आपका क्या होगा, उसमें आपका उत्तर पद और पूर्व पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेन का संबंध होगा। तो जब आप किसी में भी देखेंगे, किसी भी समास में देखेंगे विशेषण और विशेष्य या उपमान या उपमेन का प्रयोग हो रहा है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या है, कर्मधारय समास है। इसके बाद दूसरा समास हम कराएंगे, जो कि है आपका बच्चों, आप अपनी इस बुक में भी देख लेंगे और आप अपने स्क्रीन में भी देखिए। इसके बाद वाला समास है आपका द्विगु समास। अब द्विगु समास में बच्चों, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होगा, आपने संख्यावाचक माने जहाँ गिनती होती है, संख्यावाचक विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है। इसे जैसे कि आप क्या होगा, जैसे आप इससे पहले भी अपनी पुस्तकों में भी पढ़ चुके होंगे, संख्यावाचक विशेषण वगैरह आपने पढ़ा होगा, जिसमें पहला जो पद है वो संख्या बताता है, 1 2 3 4 ये। आप इसमें अगर देखेंगे समस्त पद त्रिलोक, 3 लोगों का समाहार या 3 लोगों का समूह, त्रि माने 3, संख्या हो गई। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, यानी कि पहले 9 नंबर। उसी तरह नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह, जहाँ 9 रात्र है बच्चों। इसी प्रकार आपकी जैसे कि है आपका 4 पाई, 4 पायों का समाहार, 4 पाई में 4 पैर होते हैं ना, तो नंबर आ गया 4 आपका इसमें। उसके बाद चौमासा, 4 मासों का समूह, 4 महीनों के समूह को चौमासा कहते हैं। अब आप देखिए जितने भी यहाँ पर हमने समास बोले हैं, सब में पहला शब्द आपका पहला पद संख्या है, जो आपको गिनती बता रहा है। तो ये है आपका द्विगु समास। अब आई होप बच्चों कि आप द्विगु समास अच्छे से समझ गए होंगे। अब बच्चों इसके बाद वाला समास है द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एव लगता है। अब जब इस समास की क्या एक विशेषता है बच्चों, कि ये समास जो है इनमें दोनों ही पद प्रधान है। आप किसी को नहीं कह सकते कि ये उत्तर पद है और ये पूर्व पद, दोनों उत्तर पद और पूर्व पद है दोनों, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कौन सा प्रधान है। दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों ही प्रधान है। और जब आप इसको विग्रह करते हैं तो इन दोनों पदों के बीच में और अथवा या एवं जैसे लग जाता है। जैसे कि आप यहाँ उदाहरण में देख रहे होंगे, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, और सीताराम, सीता और राम, खरा खोटा, खरा और खोटा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य भी कह सकते हैं, पाप व पुण्य भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये आपका हो गया आप द्वंद्व समास हो गया। और अंत में बच्चों आज की क्लास के लिए हम और जो कुछ पढ़ाएंगे वो आप अभी देख लीजिए, कि इसके बाद जो है क्लास आपका वह है बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो, प्रधान न हो, और समस्त पद के अर्थ में अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो, प्रधान नहीं हो, और जो अर्थ होता है वो वास्तव में वो अर्थ ना होके किसी और शब्द का अर्थ की ओर इशारा करते हैं। जैसे कि दशानन, अब पता है 10 है आनन या मुख है जिसके, इसका अर्थ ये हुआ दशानन माने जिसके 10 है आनन जिसकी, यानी कि जिसका 10 मुख है। लेकिन अर्थ क्या है सही मायने में? रावण, क्योंकि रावण 10 सिरों वाला है। वैसे ही नीलकंठ, इसका अर्थ क्या होगा? नीला है कंठ जिसका, पर अर्थ क्या है? ये किसके बारे में हम बोल रहे हैं? शिव के बारे में। तो यहाँ देखिए अर्थ कुछ और होता है, लेकिन हम किसी और की ओर, किसी विशेष की ओर इशारा कर रहे हैं। इसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे, क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा है। अगर हम जल्दी जल्दी करवाएंगे तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। आप फ़िलहाल इतना ही करिए, अगली क्लास में हम आपको इसको और दोबारा बहुव्रीहि समास समझा देंगे, और जो थोड़ा बहुत पार्ट अभी बचा हुआ है वो भी अगली कक्षा में मैं कराऊंगी। तब तक आप यहाँ तक इसको अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।